ट्रंप के उस दावे को सीधे तौर पर झूठा करार दिया जिसमें अमेरिका ने यह कहा कि 800 फांसी की सजा जो है वो हमने रुकवाई है। ऐसे में क्या इसे डिप्लोमेटिक फ्रंट पर सीधी जंग की बात कही जाए? और दूसरी ओर ईरान जिस तरीके से लगातार ट्रंप का विरोध कर रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है और जवाबी कार्रवाई की धमकियां दे रहा है। अभिषेक जी, सबसे पहले आपको, देवनाथ सर को और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। देखिए, ईरान के द्वारा इस तरीके के यदि बयान दिए जाएंगे और इस तरीके का कोई एक्शन ईरान लेगा कि जिसमें कि वो बड़ी संख्या में लोगों को, वहाँ के प्रोटेस्टर्स को पब्लिकली एग्जीक्यूट करें, तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में जा सकती है। और ईरान के सबसे पहला तो इसका असर ये होगा कि यदि ईरान पब्लिक हैंगिंग करने की तरफ बढ़ता है तो इसके जो रिपरकशंस होंगे वो प्रदर्शनकारियों के बीच में और भी अधिक गुस्से के तौर पर आएंगे। और ये जो ईरान के अंदर का जो असंतोष है, जो गुस्सा है, वो और अधिक बढ़ेगा। और ये हमने यद्यपि कि देखा था कि जब कभी भी पिछले विरोध प्रदर्शन हुए थे, जैसे 2022 में जो महसा अमीनी की हत्या के बाद जो प्रदर्शन हुए थे, उसको भी ईरान ने ब्रूटली क्रश किया था और उसमें एक तरह से सफलता भी पाई थी। लेकिन वर्तमान समय में कई जो फैक्टर्स हैं, जो आर्थिक फैक्टर्स भी हैं, जो सामाजिक फैक्टर्स हैं, वो और डीप स्टेट के इन्वॉल्वमेंट जो बाहर के हैं, अमेरिका का सीधा सीधा एक जो पोस्चरिंग जो अमेरिका कर रहा है, बिल्डअप जो कर रहा है, मिलिट्री बिल्डअप, उसकी वजह से जो परिस्थितियां ईरान के इस्लामिक रिजीम के लिए काफी संकट वाली हैं। और आंतरिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, बाहर से भी प्रेशर है। तो ईरान यदि इस तरीके की पोस्चरिंग करेगा, इस तरीके का एग्रेशन दिखाएगा, तो ईरान की इस्लामिक रिजीम अपने लिए और अधिक संकट मोल लेने का ही काम करेगी। और बेहतर यह होगा कि वो इस तरीके की स्थितियों को डील करने के लिए हैंगिंग इत्यादि से बचें, इस तरीके का कोई भी पोस्चरिंग न करें, इस तरीके का कोई स्टेप न लें कि जिससे कि अमेरिका को कोई मौका मिले और उसके ऊपर और बड़ी से बड़ी कार्रवाई अमेरिका करने की तलाश में है और उसके लिए अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। तो ये जो ईरान की तरफ से बयान जो दिए जा रहे हैं, ये अवश्य है कि ईरान अपना एक रोबस्ट पोस्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के विरुद्ध, लेकिन इस तरीके के बयान से नहीं कार्य चलेगा और इस्लामिक रिजीम निसंदेह खतरे में है और उसका जो संकट में है। और यदि उसको अपने आप को किसी तरीके से अगर बचाना है तो उसके लिए संवाद भी करना होगा, उन्हें एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा, ये मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। बिल्कुल संजीव जी, मतलब बातचीत की टेबल पर ही जो है इस समस्या का हल हो सकता है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया। दूसरी ओर देवनाथ जी, जिस तरीके से हमले की बातें कही जा रही हैं, अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान का पहला जवाब आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये इजराइल होगा, खाड़ी देश, या फिर अमेरिकी बेस जो बने हुए हैं वहां पर ईरान सबसे पहले हमला करेगा? और दूसरी ओर एक चीज इसमें देवनाथ जी मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा, अगर हम अमेरिका की जो मौजूदा मूवमेंट है उसको लेकर बात करें, 2024 में ईरान के ऊपर जो ऑपरेशन किया गया था, क्या इसी ऑपरेशन को रीरन स्ट्रेटेजी के तहत अमेरिका आगे बढ़ा रहा है? देवनाथ जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। अभिषेक, एक चीज तो पक्की है कि ईरान पहले हमला नहीं करेगा। ईरान जानता है कि उसकी नेवी बहुत कमजोर है, उसकी एयरफोर्स भी बहुत ही कमजोर है, उसकी आर्मी 6 लाख स्ट्रांग है, लेकिन ईरान की आर्मी अमेरिकन आर्मी जैसे टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, इन सब से इतना ज्यादा लैस नहीं है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं 1.5 लाख हैं, बहुत ही लॉयल है। अब ईरान इस चीज का इंतजार करेगा कि पहले कौन हमला करता है। अगर हम पहले के युद्धों को देखें तो पहले के युद्धों में हमेशा इजराइल की एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स और यूएस नेवी का हमला पहले आया है। तो इसमें शायद अमेरिका का यही कूटनीति होगी कि वो फोर्सेस को डिप्लॉय करेगा और उसके बाद वो इस चीज का इंतजार करेगा कि पहले ईरान के अंदर एक अंदरूनी प्रदर्शन चालू हो जाए फिर से, जैसा कि दिसंबर के 28 तारीख को हुआ था। क्योंकि महज अगर यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी और इजराइल की एयरफोर्स बमबारी करेगी ईरान के मिलिट्री ठिकानों से, तो उससे सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंग्रेडिएंट ये है कि ईरान के अंदर फिर से हजारों लाखों लोग 28 दिसंबर की तरह से 100 या 200 शहरों में सड़क पर आ जाएं,
सरकारी प्रतिष्ठानों पर फिर से आग लगाना शुरू कर दें, बसों को जलाएं। जी जी ऐसा अगर नहीं होगा तो फिर सत्ता परिवर्तन के चांसेस कम हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला तभी करेंगे जब पहले ईरान के अंदर अंदरूनी प्रदर्शन चालू हो जाएं, शायद जी आने वाले शुक्रवार में जुमे की नमाज के बाद। जी। बिल्कुल बिल्कुल देवनाथ जी कंप्लीट करें। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनको पेंटागन जी ने इनपुट दिया हुआ है कि जो अमेरिका की फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयड तो हैं, लेकिन देखिए अमेरिका की जो फौज है वो तो ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला करेगी, न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करेगी। इजराइल एयरफोर्स को भी अमेरिका ने इशारा दिया हुआ है कि जरूरत पड़ने पर वो 100 या 200 हवाई जहाजों से जी हर रोज ईरान के ऊपर हमला करे। जी जी ईरान जो है, होता क्या है मैं बताऊं। जैसे जी ईरान बहुत ही विशालकाय देश है, हम कहें तो प्राय प्राय उत्तर भारत जितना बड़ा है। जी और इसी तरह से ईरान में सोशल मीडिया देखने से लगता है कि शायद सब लोग आयतुल्लाह खमेनी के खिलाफ हैं, लेकिन होता यह है कि सिर्फ बड़े बड़े शहरों में जो पढ़े लिखे तबके हैं या मिडिल इनकम या हायर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सिर्फ वो ही आयतुल्लाह खमेनी के खिलाफ खड़े हुए हैं। जो ईरान के आम किसान हैं या लोअर मिडिल क्लास या समाज के जो गरीब लोग हैं या दूर दराज के गांव में जो लोग हैं, वो सब धार्मिक विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं। आयतुल्लाह जी खमेनी जो हैं वो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, शियाओं के सुप्रीम लीडर हैं। जी दुनिया भर के जितने शिया देश हैं सबके लिए वो सुप्रीम हैं। तो ऐसे में उनको सत्ता से हटाना सिर्फ बमबारी करने से नहीं होगा। बिल्कुल डेल्टा ये फोर्स बड़ी भी अंदर नहीं जा देवनाथ जी ये बड़ी पाएगी। बात आपने कही है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ना केवल ईरान बल्कि और देशों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। संजीव जी, इसी के साथ मैं इजराइल का रुख आपसे समझना चाहूंगा। इजराइल को आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी युद्ध की भूमिका में? क्या इजराइल को आप बैक सीट पर देख रहे हैं या आप इजराइल को ड्राइविंग सीट पर देख रहे हैं इस पूरी की पूरी स्थितियों के बीच? देखिए, निस्संदेह इसराइल ड्राइविंग सीट पे ही है। जी और इसराइल की जो एजेंसीज हैं वो वहाँ पर ईरान में एक्टिव हैं। मोसाद जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की CIA है वो पूरी तरह से एक्टिव दिखाई देती है। और ये जो एजेंसीज हैं वो जाहिर है कि उनका लक्ष्य ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसको कमजोर करने का है, ताकि इसका कोलैप्स हो, इसका पतन हो। और जहाँ तक ईरान की इस्लामिक रिजीम का इसराइल के प्रति प्रश्न है, तो वो जाहिर है कि बहुत घृणा वाला होता है। आयतुल्लाह खामनाई जिस तरीके से होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं और वो आतंकवादियों के माध्यम से, हमास, हिजबुल्लाह, हुती के माध्यम से वो इसराइल को लगातार क्षति पहुंचाने की जो साजिशें ईरान ने पहले भी रची हैं, और हमास ने जो 7 अक्टूबर 2023 का इसराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, वो लार्जली ईरानियन बैक्ड ही था। और अभी जितने भी आतंकी संगठन वहां पर मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करते हैं, सभी का जो, जिसको कहते हैं ऑक्टोपस का जो सिर है वो ईरान ही है। तो ये ईरान का जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की उसकी जो नीति रही है, वो ईरान के लिए भी, जैसे हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, वो ईरान के लिए भी भस्मासुरी ही है। और ईरान को अपने इस तरीके की नीति को त्यागना होगा, उसको भी उसके ऊपर पुनर्विचार करना होगा। और इसराइल के प्रति जो नफरत वाली जो भावना है उसको त्यागना होगा। जिस तरीके से ईरान के जो लीडर्स हैं वो कहते हैं जियोनिस्ट, वो नाम भी नहीं लेते, इसराइल का सीधा सीधा नाम नहीं लेते, जियोनिस्ट रिजीम कहते हैं, और कहते हैं कि उनको वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे। अब एक ऐसा राष्ट्र जो कि इसराइल को दिन रात वर्ल्ड मैप से मिटाने के बारे में सोचता है, ज्यूज को मिटाने के बारे में सोचता है, पूरी हिटलर वाली जो सोच रखता है, उसके पास यदि न्यूक्लियर बम आ गया तो फिर वो इसराइल के लिए क्या होगा, किस तरीके का थ्रेट परसेप्शन इसराइल फेस करेगा, हम समझ सकते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका और इसराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, किसी कीमत पे नहीं करने देंगे। तो ये जो पूरी स्थिति है उसमें ईरान को अपने इसराइल के प्रति जो अप्रोच है उसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। बहरीन जब रिकॉग्नाइज कर सकता है, UAE जब रिकॉग्नाइज इसराइल को कर सकता है, तो ईरान क्यों नहीं कर सकता? अब्राहम एकॉर्ड को ईरान क्यों उसका विरोध करता है? क्यों डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन शियाओं के साथ नहीं हो सकता? जब सुन्नी के साथ हो सकता है, सुन्नी वर्ल्ड के साथ अगर इसराइल बात कर सकता है, तो शिया वर्ल्ड के साथ क्यों नहीं बात कर सकता? आप क्यों नहीं बात करते हैं?
आखिर यहूदियों को क्या इस धरती पर रहने का हक नहीं है? क्या यहूदी मानवता के भाग नहीं है? ये सारे सवाल बहुत बड़े हैं और बिल्कुल। ईरान को इसके बारे में सोचना होगा। इस्लामिक रिजीम वो अपनी जगह पे ठीक है कि वो थियोलॉजिकल रिजीम है, उसके नेता हैं, धार्मिक हैं, इत्यादि इत्यादि, लेकिन जी। उनका जो अप्रोच है, चाहे वो आतंकवाद के प्रति हो, चाहे इसराइल के प्रति हो, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल के जो नारे लगते हैं, उसको बंद करना होगा उन्हें और एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करना होगा। अपनी आवाम के प्रति कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करना होगा। तब तो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपकी आवाम भी आपके साथ रहेगी और विश्व भी आपके साथ सहयोग करेगा। जी। लेकिन यदि आप हर जगह घृणा, नफरत और दमन और शोषण करने का कार्य करेंगे, तो आप कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे? ये बिल्कुल। बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बिल्कुल संजीव जी, ज़ाहिर तौर पर एक वाजिब सवाल है ये। इसके साथ देवनाथ जी, अगर हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे ग्रुप्स को लेकर बात करें, ये ग्रुप मिडिल ईस्ट को कितना अनकंट्रोल्ड बैटलफील्ड बनाते हुए चले जा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि जब से सीरिया में जी। राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार गई है और वहां तो अब अमेरिका ने एक आतंकवादी को ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाकर अल शरा जोलानी को, जी। जो कि अमेरिका ने ही आतंकवादी घोषित किया था, जी। उसी को अब अमेरिका ने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। जब से सीरिया हाथ से निकल गया है, उसके बाद से ईरान को लेबनान में हिजबुल्लाह को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, हथियार भेजने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो हिजबुल्लाह भी पहले के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो गया है। हमास मिलिट्री तौर पे तो अब गज़ा के अंदर प्राय प्राय ख़त्म हो ही गया है। हुती जो हैं यमन में हैं, लेकिन पिछले 1 साल से वो भी आस्ते-आस्ते ज़रा कम एक्टिव हैं। अगर हम देखें पिछले 6 महीने में, पिछले 3 महीने में हुती ने ना के बराबर हमले किए हैं इज़राइल के ऊपर। तो ईरान क्या करेगा? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि ईरान क्यों जी। अमेरिका के विरोध में है। जी। 1979 के पहले ईरान में शाह ऑफ ईरान का कंट्रोल था जी। और शाह ऑफ ईरान जो थे वो पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में थे। तो ईरान का जितना कच्चा तेल का दोहन होता था, जो कल कारखाने थे, प्रोडक्शन सेंटर्स थे, रिग्स थे, ईरान कहाँ पर उस कच्चे तेल को बेचेगा, किस कीमत पर बेचेगा, किसको नहीं बेचेगा, सब अमेरिका ही तय करता था। जी। तो इससे ईरान में जाहिर बात है कुछ लोग थे वो जरा असंतुष्ट थे, जो चाहते थे कि ईरान में जो कच्चा तेल पैदा होता है वो सिर्फ ईरान के लोग तय करेंगे कि जी। कैसे कहाँ बेचा जाएगा, किस कीमत पर बेचा जाएगा। मैं थोड़ा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। देखिए 2018 तक तो भारत भी ईरान से बड़ी तादाद पर कच्चा तेल आयात करता था, लेकिन 2018 में अमेरिका ने भारत को काटसा लगाकर भय दिखाया, जी। लगाने का भय जी। दिखाया। काटसा जी। है CATZA, यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन। तो अमेरिका ने भारत को भय दिखाया, भारत ने एक दो कच्चा तेल लेना बंद कर दिया। जी। ऐसी बातों की वजह से ही ईरान थोड़ा अमेरिका विरोधी मानसिकता रखता है। ये याद रखना पड़ेगा कि 1979 में जब वहाँ